तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी टेट पेपर 1 2019 के सवाल। देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे और किस तरह से हल करना है। आइए इस वीडियो में पूरे सवालों को हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है, 3 ब्रांड एबीसी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। ठीक, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, अंडरलाइन कर देते हैं, खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, तो ए जो था, अगर ए के 10 पैकेट खरीदा तो ए के एक पैकेट में कितने पेन हैं? 10 पेन हैं, और अगर 10 पैकेट खरीदा तो कितना हो जाएगा? 100 पेन। और पहले ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। बी के उसने पैकेट खरीदा 12, और बी के पैकेट में, एक पैकेट में कितने पेन हैं? 12, तो 144। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि बराबर-बराबर संख्या में पेन उसको खरीदने हैं। तो कितने पैकेट? अब ये देखिए 10 बचे, 5 पैकेट खरीदा और एक पैकेट में कितने हैं? 10, तो कितने हो गए? 50, और 12 और गुणे 12 कितना हो जाएगा? 144। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 10 पैकेट खरीदा और 10 पेन है, कितना हो गया? 100। फिर कह रहा है 5 पैकेट खरीदा और 12 पेन है, कितने? 60। देखिए इसमें भी बराबर नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन सही होगा। देख भी लेते हैं, 10-12 पैकेट खरीदे, एक पैकेट में 10 पेन है, कितने हो गए? 120। फिर कह रहा है 10 पैकेट खरीदे और एक पैकेट में कितने पेन है? बी के 12 पेन, कितने हो गए? 120। और सी के 5 पैकेट खरीदे, सी के एक पैकेट में 24 पेन है, कितना हो गया? 120। देखिए ऑप्शन जो डी था वो एकदम करेक्ट था। हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग बना लेते हैं जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर बना देते हैं। ठीक, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई में तो घन हो जाएगा। तो 4 और 4, ठीक, 4 ये और 4, तो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है। 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया हम लोग ने। तो देखिए ये पूरी भुजा है 4, तो ये इतनी कितनी हो गई? 2, और ये इतनी कितनी हो गई? 2। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, अब ये जो बना ये भी वर्ग बन गया, ये अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 गुणे 2 कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक छोटे सबका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? ये भी 2 गुणे 2 है 4, ये भी 2 गुणे 2 है 4, ये भी 2 गुणे 2 है 4। ऑप्शन ए था वो करेक्ट था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए पढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, ऐसा तो नहीं। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, ठीक, अपने अलावा और किसी से ना कटे। समझ लीजिए 5, 5 जो है खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक, और देख लीजिए 7, और देख लीजिए 11, और देख लीजिए 3, और 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। 2 भी तो किसी के अपने पहाड़े में ही आता है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, लेकिन अभाज्य है। तो ये जो ऑप्शन है का कथन सही नहीं है, यही वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम है। ठीक, अब दूसरा बाकी तीनों ऑप्शन चेक करना हो तो आप लोग हम लोग देखिए कैसे। अभाज्य संख्याएं अनेक है, सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। 5 के 2 गुणनखंड होंगे, कैसे? 1 गुणे 5 कितना आएगा? 5। और कोई ऐसा जोड़ा बता दीजिए जिसको दोनों को गुणा करें और बराबर में 5 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, और तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही लिखी है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 अभाज्य संख्या, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, अपने में आता है। 3, 5, 7, और कोई कहे 9, 9 तो नहीं है। सही बात है। अभाज्य संख्या, अभाज्य एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही लिखे हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है वो छांटना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 था वो सही था। ठीक, अगला, वो संख्या जो 1 से 10, मतलब 1 को भी सम्मिलित करना है और 10 को भी सम्मिलित करना है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, मतलब कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से सबसे भाग हो जाए। सबसे भाग देने पे शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो ये तो यही नहीं है, ये है ही नहीं। ये 10 1 से तो डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से कैसे होगी? 3 से हो ही नहीं पाएगी,
4 से हो ही नहीं पाएगी, पूरा पूरा कट जाए, तो ये नहीं है ऑप्शन। इसी तरह से 100, ये 3 से नहीं कटेगा। 604, अच्छा सारी संख्याओं को जोड़िए, अगर 3 के पहाड़े में आता है वो, तो वो 3 से कटे नहीं तो वो 3 से कटेगा। तो हमारा मुद्दा क्या बन गया, 3 बन गया। ये देखिए संख्या 2 से कट जाएगी, तो 3 से कटेगी कि नहीं, 6 4 10, 10 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी जो है ये 3 से ही विभाजित नहीं होगी। और हमको जो वो संख्या हमारा आंसर है जो 1 से लेकर 10 तक सबसे विभाज्य हो जाए, तो 2 5 2 0, ये देखते हैं क्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से हाँ भाग हो जाएगा, 2 से, क्योंकि इकाई के अंक पे 2 है, तो या इकाई के अंक पे 0 है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से भाग देंगे कि नहीं, 5 2 7 2 9, सारी संख्याओं को जोड़ा गया तो 9 आया, 9 3 की पहाड़ी में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य होगी कि नहीं, इन दोनों इकाई और दहाई का अंक मिलके जो अंक बन रहा है वो 4 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 20 तो आता है पहाड़े में, इसका मतलब 4 से विभाज्य होगी। 2 5 2 0, ये इकाई के अंक पे 0 या 5 हो तो 5 से भी कट जाएगी। 6 से काट के देख लेंगे, 6 से भी कट जाएगी। 6 6 दूनी 12, 6 ठीक है, 6 चौक 24 और 1 2 12 बचा, 6 दूनी 12 और 0, देखिए 400 पे पूरा पूरा कट गया। तो जो ऑप्शन ये वाला बचा है, यही ऑप्शन जो है वो सारी संख्याओं से विभाज्य होगी, 2 5 2 0, 2 5 2 0 सारी संख्याओं से विभाज्य होगी 1 से लेके 10 तक। अगला जो है आयशा के पास केवल रुपया 5 और रुपया 10 के सिक्के हैं, ठीक है, रुपया 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुछ सिक्कों की कुल संख्या 25 है और रुपया 160 है, तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं, ठीक, टोटल जो सिक्के उसके पास हैं वो 25 हैं। तो देख लें, मान लें 5 के 18 सिक्के हैं, 18 सिक्के 5 के तो कै रुपया बन गया, 18 पंचे 90, और 7 10 के क्या सिक्के हैं, 7, ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या रुपया बन गया, 0 9 7 16, 160 रुपया बन गया क्या, 9 7 160 रुपया, और 18 और 7 होता कितना है 8 7 15 के 5, हासिल है 1 और 2, 25 होता भी है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। और भी चेक कर लेते हैं, 15 पचे 75 और 10 दाम 100 नहीं बनेगा तीसरा, और पहला दूसरा वाला ऑप्शन कर लेते हैं, 10 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो क्या रुपया बन गया 50, और 15 सिक्के हैं 10 रुपये के 150, तो ऑप्शन 1 ही सही है। 5 के 18 सिक्के हैं और 10 के 7 सिक्के हैं। देखो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 25, देखो दिया है, उसके पास सिक्कों की संख्या कितनी है 25, और रुपया जो बना वो 160 बना। देखो 18 सिक्के हैं 5 5 के, 90 रुपया हो गया, और 10 सिक्के हैं 7 सिक्के हैं 10 के, क्या रुपया हो गया 170, तो 160 रुपया भी बन गया। इसका मतलब ऑप्शन 1 था वो सही था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो कुछ आपकी हेल्प कर पा रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है आतिफ खान, मेरे चैनल का नाम है आतिफ खान। आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के स्टूडेंट के लिए, अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो को शेयर कर दें जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की, उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे और एक लाइक देंगे और कमेंट भी साथ में कर देंगे। तो मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने के लिए आप एक नियम याद रखिए, बॉड मास कहते हैं उसको, बॉड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑपरेशन मतलब ऑफ करते हैं, फिर डी से डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यही फ्लो चलता है। भले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का पहले साइन लगा इधर से देखें तो, लेकिन पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आइए इसमें बॉड मास लगा देते हैं, 17.5 इंटू 3। अभी सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं माइनस, इन दोनों का अभी सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचेगा 3, 7 3 21 3, और फिर आगे कितना है -3 इंटू 125। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें इसको, 5 से 15 के 5 हासिल है 1, 7 3 21 और एक 22 के 2 हासिल है 2, 3 1 3 4 5, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, -3 और इंटू में 125, इसको भी गुणा ही कर लेते हैं। चलिए अभी अगली लाइन में कर लेंगे। तो 52.5 -3 माइनस 125 दिए, 5 से 15 के 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 7 और 3 1 3, 375 बन गया भैया, ठीक। तो 375, माफ़ करिएगा यहाँ 12.5 था, 12.5, तो यहाँ क्या बन जाएगा
12.5, तो ये बन जाएगा 37.5। तो अभी साफ साफ लिख लेते हैं, हमारे पास है 52.5 और -3 -37.5। देखते हैं 5 से 15 5 ऐसे 3 दूनी 6 एक 7 तो ये निकलती हैं, ठीक। तो 52.5 बन गया, 52.5 और 37 में 3 और जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा 40.5। ये जुड़ा क्यों? क्योंकि जिसके जिसके सामने सेम निशान होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये भी जोड़ा, 37 में 3 जोड़े, 37.5 में 3 जोड़े, कितना हो गया 40.5। अब देखिए एक माइनस का निशान है, एक प्लस का निशान है, तो घटेगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 1, 12 रुपया बचा, 12.0। ऑप्शन 3 जो था वो सही था। ठीक, हम लोग बॉड मास का इस्तेमाल करके ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक, वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या, मतलब बाग में जितने पेड़ हैं उनमें नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। और आगे दिया है आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष कलेप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो जो ये 5 आया है, ये मान लेते हैं बाग में x पेड़ हैं और नीम के पेड़ टोटल पेड़ों के 1/6 भाग है, तो 1/6 भाग। और टोटल पेड़ कितने हो गए, नीम के वृक्ष कितने हो गए 5। तो देख लेते हैं टोटल वृक्ष कितने हैं बाग में। तो 6 इधर चला जाएगा, 6 पंचे 30। देखिए x कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या करना है, इसमें से आधे लिखा है आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो 15 निकल गए, -15। ठीक, अशोक के निकल गए तो कितने बचे 15। यदि और इसमें से नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम 5 नीम के निकल गए, तो कलेप्टिस के कितने वृक्ष हैं, तो कितने बचा 10। 10 वृक्ष हैं कलेप्टिस के। ऑप्शन नंबर 2 था वो सही था, ये 2 वाला। किस तरह से किया ये आप समझ लें। ठीक, अगला एक रेलगाड़ी इस तरह का। तो जो अगला सवाल है वो है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त 8:45 पर पहुंचती है। ठीक, इस यात्रा का कुल समय कितना है ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले लिख लें 29 अगस्त को चली है, 29 अगस्त को 16:30, मतलब 16:30 अगर हम बात करें तो ये 16:30 जो है आम बोलचाल की भाषा में ये कितना है 4:30 और शाम के 4:30 PM है, ये 4:30 इतने बजे चलना स्टार्ट करी और अपने गंतव्य स्थान पर 30 को 8:45 पर पहुंची। गंतव्य स्थान 29 के बाद पहले फिर आएगा 30 अगस्त। 30 अगस्त को देख लेते हैं, ये मतलब 16:30 पर ही 30 अगस्त को शाम को 4 बजे कितना हो जाएगा 4:30 PM। ये 24 घंटा पार कर लेगी भैया, ये दोनों इतने में कितना घंटा लगा 24 घंटा लग गया। अब 30 अगस्त को ही शाम को 4:30 बजे से लेके 12 बजे रात तक, शाम को 4:30 से 12 बजे रात तक, मतलब 4:30 PM से लेके 12 बजे रात तक, 12 AM तक क्या घंटा हो जाएगा ये भी जोड़ लेते हैं इसमें। इससे पहले की तारीख बदले 31 तारीख लगे, ये पूरा घंटा कितना हो गया जोड़ लेते हैं, 4:30 से 5:30 6, तो 1.5 घंटा ये हो गया और 6 से लेके रात के 12 बजे तक ये हो गया 6 घंटा। तो कितना घंटा हो गया 7.5 घंटा, मतलब 7 घंटा 30 मिनट, इतना हावर हो गया 7.5 घंटा। अब देखिए, अब 30 से लेके 31 अगस्त लग गई है। 31 अगस्त को रात में 12 से 8:45 तक कितना घंटा हुआ, 8:45 तक 8:45 ही घंटा हुआ, 8:45 मतलब 8 घंटा 45 मिनट हुआ। अब इन्हीं को जोड़ लेते हैं कितना घंटा हो गया। इधर देखिए कि 45 और 30 मिनट को जोड़ेंगे, 45 और 30 मिनट को जोड़ेंगे तो 75 हो गया। देखिए 75 जो मिनट हो गया, 75 मिनट, जिसमें से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में 60 निकल गया तो कितना बचा 15 बचा, 15 मिनट बचा यहाँ पर, 15 मिनट। और देखिए यहाँ पे जो 1 घंटा बना था उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, घंटे वाली सारणी में जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि 75 का 1 घंटा 60 मिनट चला गया ये एक में और बाकी 15 मिनट यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 7 15 1 16 4 20 के 0 और हासिल है कितना 2 2 2 4, 4 घंटा 15 मिनट लगा पूरी जर्नी में। माफ करिएगा 40 घंटे 15 मिनट का वक्त लगा। इस ऑप्शन 4 जो था वो सही था।
तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस तरह का सवाल सीटेट का कोई भी साल का पेपर वो आता ज़रूर है। तो अगला जो है देखिए, लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। लंबाइयों को घटते क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई सबसे पहले रहेगी, उसके बाद। तो देखिए एमएम दिया है, सीएम एमएम दिया है, डेसीमीटर दिया है, डेसी सेंटीमीटर दिया है, सब में यही लंबाई है, लेकिन कम लंबाई और ज़्यादा लंबाई कौन है? तो सबसे पहले अगर हमको ये कंपेयर करना है, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर से कंपेयर कर लिया और मिलीमीटर को मीटर से कंपेयर कर लिया, क्योंकि देखिए मिलीमीटर में ये 8500 एमएम लिखा है और यहाँ पे लिखा है 8 एमएम, तो आपको ऐसा लगे कि ये 8500 है और ये 8 है, तो ये ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये एमएम है, एमएम बहुत कम और मीटर बहुत ज़्यादा होता है। एमएम क्या होता है? एक जो पटरी होती है लाइन खींचने वाली, 1 सेंटीमीटर के बीच में जो 10 लाइनें होती हैं, वो इतना एक सूत कहते हैं इसको आम बोलचाल की भाषा में। और 8 मीटर, मीटर तो आप लोग जानते हैं, कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो वो 1 मीटर के बराबर। तो ये लंबाई को इसमें कंपेयर करना एमएम में, डीएम में, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में बहुत कठिन है। तो इन सारी लंबाइयों को हम एक ही मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारी लंबाइयों को एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000 एमएम होते हैं। 1 डेसीमीटर में 100 एमएम होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो आइए इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, 8500 एमएम को कन्वर्ट कर लेते हैं। 8500 एमएम, अरे ये तो एमएम में ही है और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 800 सेंटीमीटर है। 800 सेंटीमीटर, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर है, 10 से गुणा करेंगे, एमएम में बना रहे ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, तो 800 सेंटीमीटर गुणे 10 और प्लस 8, तो कितना हो गया ये? 8008 एमएम हो गया। ठीक, अगला कन्वर्ट करते हैं, ये वाला 80 डीएम और 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसको एमएम में कन्वर्ट करना है। तो 80, 1 डेसीमीटर में कितने एमएम? 100, 80 गुणे 100 और प्लस 8 सेंटीमीटर है, 8 गुणे 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम, तो 8 गुणे 10, इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है ये? तो ये हो गया 8000, ये हो गया 8080, 8080 एमएम हो गया, एमएम। ठीक, अगला जो है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एमएम में, क्योंकि सारे वही हैं, 8 सेंटीमीटर और 8 मीटर, नहीं ये सीधे 8 मीटर है, 8 मीटर, लास्ट वाला कॉमा लगा है, यहाँ पर कॉमा लगा है, 8 मीटर, तो 8 मीटर में कितने? 8 गुणे 1000, तो कितना हो गया? 8000 एमएम। ये देखिए 8000 एमएम हो गया है। अब इसमें देखिए जो भी लंबाई उसमें लिखी हो, सबसे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाली लंबाई हमको देखना है। सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा था? सबसे ज़्यादा है 8500 एमएम। 8500 एमएम किसमें सबसे ज़्यादा है? सबसे पहले किसमें है? 8500 एमएम। घटते क्रम में करना है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाली सबसे पहले रखना है। तो देखिए ये तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है, या तो ऑप्शन 4 हो सकता है, क्योंकि 8500 एमएम इसमें सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा? 8080, 8080 उसके बाद होना चाहिए। मतलब ये क्या था? 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन 4 जो है वो सही है, इसी से ही पता चल गया, क्योंकि इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये इतना आया, इतना, जो कि कम है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों से ही हमको पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब 800 सेंटीमीटर और 8 एमएम, 800 सेंटीमीटर और 8 एमएम, देखिए इतना हो गया, 8008 एमएम, उसके बाद 8000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट था। अगले में चलते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या है? आयत जो होता है आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और आमने सामने की जो भुजा होती है उसकी चौड़ाई बराबर होती है आमने सामने। तो 180 सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर चौड़ा किया गया है, तो सामने भी 30 सेंटीमीटर होगा, और पूरा कितना है? 180, तो 30 60 तो इसमें निकल गए, 180 में से 60 तो निकल गए, कितना बचा? 120। 120 में आधी ये लंबाई होगी और आधी ये लंबाई होगी, तो 60 60, देखिए 60 60, इसका मतलब आयत की जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर रहेगी। तुरंत देखते ही आंसर। अगला सवाल, इस तरह का भी सवाल सारणी वाला देखने में कठिन लगता है, लेकिन समझ लीजिए आपको बिल बनाना है, आप दुकानदार हैं और आपको बिल बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को।
सुपर बाजार में सब्जियों की मूल सूची निम्नलिखित है। देख लेते हैं। संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर, उसने कितने रुपए वापस मिलेंगे? चलिए देखते हैं। पहले उसने कितने रुपए का सामान खरीदा? टमाटर, संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदा, तो 1 किलो का रेट टमाटर का 40 रुपया है, तो आधा किलो का रेट कितना हो जाएगा? 20 रुपया। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 किलो आलू खरीदा, आलू 1 किलो खरीदा, तो इसका रेट कितना हो गया? 25 रुपया। 1 किलो आलू 2 किलो का रेट 25 रुपया है, तो 1 किलो आलू खरीदा है, माफ़ करिएगा 1 किलो आलू खरीदा है, तो उसका कितना रुपया हो जाएगा? 12.5 रुपया, 12 रुपया 50 पैसा। ठीक? यहाँ पर। और आधा किलो गाजर खरीदा, गाजर 250 ग्राम का रेट है 20 रुपया, तो आधा किलो का रेट कितना हो जाएगा? आधा किलो का रेट हो जाएगा 40 रुपया। ठीक? 40 रुपया। और क्या खरीदा? 250 ग्राम मिर्ची खरीदे, 250 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम मिर्ची 10 रुपए की, तो 200 ग्राम मिर्ची, 250 ग्राम खरीदा, 100 ग्राम मिर्ची 10 रुपए की, तो 200 ग्राम मिर्ची 20 रुपए की, और 50 ग्राम और 25 रुपए की मिर्ची खरीद लिया, 25 रुपए की। लौकी नहीं खरीदा क्या? मिर्च और 6 नींबू खरीदे। 4 पीस नींबू का रेट है 10 रुपया, तो 6 पीस नींबू का रेट कितना हो जाएगा? देख लेते हैं। 4 पीस नींबू का रेट है 10 रुपया, इसका मतलब 2 का हो गया 5 रुपया, और 4 का हो गया 10 रुपया, 6 का हो जाएगा कितना? 15 रुपया। 6 नग नींबू का रेट कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 का 5, 4 का 10, तो 6 का 15 रुपया। लेकिन लौकी नहीं खरीदे क्या? अब देख लेते हैं कितने रुपए खरीदारी की उसने। तो 50 पैसा तो आएगा ही भैया, यहाँ पे देखिए। हाँ, ये ऐसी दुकान है यहाँ पे अठन्नी-चवन्नी सब चलती है, क्योंकि सीटेट का पेपर है। तो 5 5 10, 2 12 के 2, हासिल है 1, 2 1 3, 2 1 3 1 4 4 8, 2 10 11, 50 पैसे। एक बार जोड़ ले 50 पैसे, 50 पैसे इधर हो गए, 5 5 10, 2 12 के 2, हासिल है 1, 2 1 3 1 4 4 8, 2 10 11, 112 रुपया 50 पैसे का खरीदारी उसने की। लेकिन उसने 200 का नोट दिया था, 200 का नोट दिया था, जिसमें से 112 रुपया 50 पैसे खरीदारी दी। सवाल में पूछा है उसको कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से 0, 5 और कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचा 9, क्योंकि उधार ले लिया, हासिल वाला सिस्टम। उधार ले लिया तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे है 9, तो 9 है तो कितना बन जाएगा? 7, और ये कितना बन जाएगा? 8। इसने तो उधारी दे दिया 87 रुपया। तो देखिए कितना आया है? 87.50 रुपया आ रहा है। 87.50, एक बार चेक कर लें कि दुकानदार सकते 0 0 10 के 0 हासिल है 7 2 9 10 के 0 हासिल है 8 9 10 के 0 2, 87 रुपया 50 पैसा मिलेगा उसको वापस। ऑप्शन जो था 20 वो सही था। एकदम सिंपल होता है इसमें, और तालिका से समझ लीजिए बिल बनाना है। अगला सवाल देखिए क्या है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, सारे हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या वो होता है जो अपने ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। क्रमिक अभाज्य संख्या मतलब क्रम से, लाइन से अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 5, 7, 11, ये सब क्रम से अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक संख्या है। तो चलिए देखते हैं। 3 भी है यहाँ पर, 3, 2 3 5 7। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग जो आता है वो 3 के भी पहाड़े में आता है और 4 के भी पहाड़े में आता है। देख लें जरा, तो चेक कर लेते हैं हम। तो अंकों का योग यहाँ पे कितना हुआ? 7 5 12, 12 जो है, और यहाँ पे देख लें अंकों का योग 3 2 6, अंकों का योग 5 3 8, अंकों का योग 4। भैया देख लीजिए, यही इसी से ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। 12 ही जो ऐसा है, तीनों 4 का गुणज है। तीनों 4 का गुणज, अंकों का जो योग है वो 3 के भी पहाड़े में आते हैं, 4 के भी पहाड़े में आता है। ये 6 है, 3 के पहाड़े में तो आ जाएगा, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। 8 है, 4 में आ जाएगा, 3 में नहीं आएगा, ये खाली 4 के पहाड़े में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 था वो सही था। ऑप्शन से चेक करना आपको आना चाहिए, इससे समय बचाने के लिए। चलिए अगला सवाल। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। ठीक, 2 घंटे तक 50 रुपया, 2 से ऊपर 5 रुपया। अभी देख लेते हैं अपने सवाल के हिसाब से। राजीव ने अपनी कार को 7 AM
पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वो 4:30 PM पर आया। उससे कितने रुपया भुगतान करना होगा? अब देख लेते हैं कै घंटा हुआ। 7 AM पर उसने पार्क किया, तो 7 AM से 12 PM तक कै घंटा हो गया? 7 5 12 5 घंटा वो हो गया और 4 घंटा ये, 5 4 9 घंटा 30 मिनट तक उसने गाड़ी पार्क की है। अब देखते हैं उसे कितने रुपये का भुगतान करना होगा? तो 8 घंटे के ऊपर और 12 घंटे तक, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपया है। तो हमारा जो है 8 घंटे से तो ऊपर ही है, 9 घंटा 30 मिनट उसने गाड़ी खड़ी की है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? 150 रुपया देना पड़ेगा। ऑप्शन जो था वो बी था, वो सही था। देखने से सवाल बड़े लग रहे हैं लेकिन है बहुत ही आसान। 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 है। तो इस तरह से उसको 150 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे से सुबह से लेके 4 बजे तक कै घंटा हो गया? 5 4 9 साढ़े 9 घंटा। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे से कम 150 रुपया देना पड़ेगा। अगला सवाल, तो देखते हैं कि सवाल देख के आप डर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक, आरोही क्रम व्यवस्थित करने पर, तो अगला जो सवाल है उसमें लिखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न से कौन सी संख्या तृतीय स्थान में होगी? आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटी गिनती, उसके बाद बढ़ती जाएगी। तो सबसे छोटी गिनती, जब भी आपके सामने ऐसा कंफ्यूज करने वाला सवाल हो, सबसे पहले आप उसको ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा एकदम। 0 7 और 3 गिनती है दशमलव के बाद, तो जिसमें 2 ही गिनती है उसमें अपने मन से एक 0 बढ़ा लीजिए। अगली गिनती, अभी ये सब हम सवाल को ही ऊपर नीचे लिख रहे हैं, जिससे कि हमको करने में आसानी हो जाए, सवाल को हल करने में आसानी हो जाए। 3 गिनती तक लिख रहे हैं, ठीक। फिर अगली गिनती 7.707, अगली गिनती है 7.007, फिर है 0.770। तो सबसे पहले सबसे छोटी गिनती तो हम लोग लिख ही देंगे, क्योंकि दशमलव से पहले देखते हैं, जिसमें जो सबसे कम होगा वही सबसे छोटी गिनती। तो सबसे छोटी गिनती यही हमको दिख रही 0.77, ठीक। उसके बाद फिर छोटी गिनती, अब देखिए दशमलव से पहले सब में 7 हैं, तो इन सातों हो सकती है। उसके बाद हम लोग दशमलव के बाद वाली गिनती देखते हैं, जो सबसे कम होगी वही हमारी छोटी गिनती होगी। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो ये दोनों तो होंगी नहीं अभी दूसरे स्थान पर। अभी ये हो सकती है, ये हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 यहाँ भी, दशमलव के बाद 0 यहाँ भी है। अब देखिए जब दशमलव के बाद का दूसरा स्थान देखते हैं, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये गिनती सेकंड नंबर पर आएगी, मतलब कितना? 7.007। फिर अगला देखते हैं, अगली कौन सी गिनती होगी? ये तो सेकंड नंबर पे होगी, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड पर। अब इन तीनों में देखते हैं, तीनों हो सकती हैं, और क्योंकि ये नंबर बड़ा है इससे, बाकी ये तो और सबसे ज़्यादा बड़े नंबर है, तो इसको अरेंज जब करेंगे तो 7.070। ये क्यों हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है जो कि छोटा माना जाएगा, दशमलव के बाद इन दोनों में 7 है, सब बड़े माने जाएंगे। अब हमको तृतीय स्थान पर सिर्फ निकालना था, इसलिए कितना आ गया? 7.07। ये जो था ऑप्शन जो है 0.07, ऑप्शन नंबर 3 था, वो करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे पूछा है संख्या तृतीय स्थान पर क्या होगी? तृतीय स्थान पर ये होगी। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग क्यों पूरा करें जो आंसर हमको मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ऐसे ही सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग का ही सपोर्ट से ये वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको समझाएँगे कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। 2019 में 2 बार पेपर हुआ था, एक दिसंबर में और एक पहले और हुआ था उसका पेपर, और सारे सीटेट के पेपर हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।